बच्चों आज ये टॉपिक है दो आवेशित संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। यानी दो संधारित्र हैं जिनको जोड़ देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है। इसमें चार चीजें आती हैं। एक तो आता है उभयनिष्ठ विभवांतर या उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव एक टॉपिक आता है उभयनिष्ठ विभव। दूसरा आता है एक टॉपिक ये होता है उभयनिष्ठ विभव। दूसरा होता है तार जोड़ने के बाद आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। तीसरा होता है स्थानांतरित आवेश। और चौथा नेक्स्ट बोर्ड में पढ़ाऊंगा ऊर्जा ह्रास। तो परीक्षा में केवल ये आता है और ऊर्जा ह्रास आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है उभयनिष्ठ विभव या उभयनिष्ठ विभवांतर क्या कहलाता है। दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 है, उनके विभवांतर V1 V2 हैं। जब इन्हें हम समांतर क्रम में परस्पर जोड़ते हैं तो आवेश सदैव ऊंची विभव से नीची विभव की ओर तब तक बहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। माने जब हम इनको तार द्वारा जोड़ देते हैं दोनों संधारित्रों को जिनके विभवांतर अलग अलग हैं तो आवेश सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर तब तक बहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और जैसे ही विभव बराबर हो जाता है आवेश का वितरण बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में जो विभव होता है इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश है Q1 धन Q2 बटे कुल धारिता है C1 धन C2। Q1 बराबर होता है C1 V1, Q2 बराबर होता है C2 V2। तो C1 V1 धन C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। अब आता है तार जोड़ने के बाद आवेश किसमें कैसे हो जाती है, स्थानांतरित कैसे होती है। तार जोड़ने से पहले तो दोनों में अलग अलग आवेश थे Q1 और Q2। तार जोड़ दिया तो दोनों का विभव V हो गया, समान विभव V हो गया। तो तार जोड़ने के बाद माना आवेश उन पर Q1 डैश व Q2 डैश हो जाती है। मान जब हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो आवेश उन पर Q1 डैश व Q2 डैश हो जाती है। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश यानी तार जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V। V से V कट जाएगा C1 बटे C2। तो इससे निष्कर्ष निकला कि तार जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तार जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें ये समझाना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। यानी जब हम तार द्वारा जोड़ देते हैं तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए Q1 डिफरेंस Q1 डैश, पहले Q1 था बाद में Q1 डैश हो गया तो Q1 डिफरेंस Q1 डैश, या पहले Q2 था बाद में Q2 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया तो Q2 डिफरेंस Q2 डैश। दोनों में से किसी से भी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ Q1 डिफरेंस Q1 डैश लगाता हूँ। जगह कम है बोर्ड में, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। आप बराबर नीचे बराबर चिन्ह लगाते जाएंगे। तो Q1 का मान रख दिया C1 V1, Q1 डैश का मान रख दिया C1 V जहाँ उभयनिष्ठ विभव है। और उभयनिष्ठ विभव अभी आप पढ़ चुके हो, यह होता है C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 धन C2। तो उभयनिष्ठ विभव का मान रख दिया तो C1 V1 बटे डिफरेंस C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 धन C2। C1 V1 के नीचे बटे 1 कर दिया, 1 और C1 धन C2 का एलसीएम लिया तो C1 धन C2 एलसीएम आ गया। तो ये C1 V1 का इसमें गुणा हो जाएगा धन C1 धन C2, डिफरेंस C1 का अंदर गुणा कर देंगे तो C1 का C1 स्क्वायर V1 हो जाएगा। फिर C1 का गुणा करोगे डिफरेंस C1 C2 V2 ये हो जाएगा। अब C1 V1 का अंदर गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 ये होगा। तो C1 स्क्वायर V1
इस डिफरेंस C1 स्क्वायर V1 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का अंतर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा C1 C2 V1 और ये बचेगा C1 C2 V2। तो C1 C2 V1 डिफरेंस अंतर C1 C2 V2 ये बचेगा। अब इन दोनों में C1 C2 कॉमन है तो V1 डिफरेंस V2 बटे C1 प्लस C2, ये मिस्टेक हो गई, बटे आएगा ये C1 प्लस C2 ये आएगा। तो इस प्रकार से ये है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो बोर्ड परीक्षा में सिर्फ सवाल आता है, प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, स्थानांतरित ऊर्जा की गणना करो। तो उभयनिष्ठ विभव में हमें यहाँ तक पढ़ा जाता है और इसके बाद ये नहीं लिखा जाता। यदि ये आ जाता है कि तार उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, तार जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात बताओ, तो यहाँ तक लिखना होगा। और यदि स्थानांतरित आवेश की मात्रा पूछी तब इसको लिखना। तो ये इस तरह से अब मैं समझाऊंगा इसी में ऊर्जा का ह्रास। नेक्स्ट है ऊर्जा ह्रास, माने तार जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास कितनी होती है संधारित्रों में, ये है। तो ये है, पहले हम क्या निकालेंगे, तार जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी है। तो तार जोड़ने से पहले ऊर्जा को हम U1 से इंडिकेट करेंगे। तार जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि जानते हो आप तार जोड़ने से पहले धारिता C1 विभव V1, दूसरे की C2 विभवांतर V2 है। तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर बराबर 1/2 कॉमन लेंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। तो ये हुई तार जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 का मान इतना आया। अब तार जोड़ने के बाद ऊर्जा U2 बराबर 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, V माने उभयनिष्ठ विभव का स्क्वायर। और आप पढ़ चुके हो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, माने C1 V1 धन C2 V2 बटे कुल धारिता है C1 धन C2। यहाँ पर हम उभयनिष्ठ विभव का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 C1 धन C2 ब्रैकेट में उभयनिष्ठ विभव का मान रखा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 धन C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक C1 धन C2 इस एक C1 धन C2 से कट जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो ऊपर का भी होल स्क्वायर होता है और नीचे का भी होल स्क्वायर होता है। तो एक C1 धन C2 एक C1 धन C2 से कट जाएगा नीचे, हर वाले से, हर में एक C1 धन C2 बचेगा, ऊपर वाला जो का बचेगा। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे C1 धन C2। ये तो हुई तार जोड़ने के बाद ऊर्जा। ये परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं और ऊर्जा ह्रास की गणना करो। तो ये हुई तार जोड़ने के बाद ऊर्जा, ये हुई तार जोड़ने से पहले ऊर्जा। अब ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा में कमी कितनी आई, तो U1 माइनस U2, तार जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी थी माइनस तार जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी है, तो U1 माइनस U2। U1 का मान रख दिया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 की मान रखिए C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 धन C2। इन दोनों में हमने C1 धन C2 लिया बटे में। अब आप जानते इसमें C1 धन C2 नहीं है, तो यहाँ पर हम C1 धन C2 का अंश में गुणा करेंगे और C1 धन C2 का हर में गुणा करेंगे। दोबारा ध्यान समझिए, यहाँ पर अब C1 धन C2 का अंश में गुणा करेंगे और यहाँ पर C1 धन C2 का हर में गुणा करेंगे। तो जो हर में गुणा किया है वो कॉमन आ जाएगा, जो अंश में गुणा किया है वो शेष बचेगा। तो ये होगा अंश में जो गुणा किया हुआ ये होगा C1 धन C2 और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बड़ा कोष्ठक। अब इसमें हम यहाँ पर हम C1 अंदर गुणा कर देंगे, पहले C1 का पूरे में गुणा करेंगे फिर C2 का गुणा करेंगे। तो C1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, फिर C1 का इसमें गुणा करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का गुणा करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का इसमें गुणा करेंगे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये A धन B का पूर्ण वर्ग बराबर A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB। तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2।
ये करेंगे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ऋण का अंदर गुणा करूँ तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये ऋण इस धन से कट जाएगा, ये ऋण इस धन से कट जाएगा। अब ये बचेगा 1 2 और ये ऋण 2c1 c2 b1 b2। इन सब में c1 c2 कॉमन है, c1 c2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बटे वाला जो कहते वही आ रहा है। तो c1 c2 हमने कॉमन लिया तो c1 c2 का एक में उड़ा जाएगा तो c1 c2 बटे 2 ब्रैकेट में c1 धन c2, यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। तो ये होता है a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab a ऋण b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये होगा ऊर्जा ह्रास का सूत्र। तो ये यहाँ तक हुआ तार जोड़ने के बाद ऊर्जा। अब नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व कहलाती है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब संधारित्र की ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन, ये हमें निकालना है। आप जानते हो पहले हम संधारित्र की ऊर्जा निकालें। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र पढ़ चुके हो आप, 1/2 CV स्क्वायर होता है और निर्वात के लिए C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है, क्योंकि K का मान 1 होता है और नहीं है तो K का मान रख दिया यहाँ पर। तो C बराबर निर्वात के लिए हमने सीधे लिख दिया एप्सिलॉन 0 A/D और E बराबर V/D से V का मान ED रख दिया, तो V का मान ED रख दिया, तो ये हुआ ED का होल स्क्वायर। तो ये हुआ E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D से एक D कट जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 A E स्क्वायर D। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन। ऊर्जा है 1/2 एप्सिलॉन 0 A E स्क्वायर D बटे संधारित्र का आयतन। संधारित्र का आयतन का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल गुणा उनके बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल है A, बीच की दूरी है D, तो AD। AD से एक A से A और D से D कट जाएगा, तो यह हुआ ऊर्जा घनत्व का सूत्र हुआ 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब मैं आपको कुछ और नोट्स समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल भी आपको लगाऊंगा। नेक्स्ट बच्चों, संधारित्रों के उपयोग। संधारित्रों के उपयोग है, पहला है आवेश को संचय करने में। संधारित्र का उपयोग आवेश को संचय करने में किया जाता है। ऊर्जा के संचय करने में, ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है, विद्युत के उपकरणों में किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में किया जाता है। इसका उपयोग आप अपने पंखे में देखते हो, कंडेंसर लगा होता है, उससे जो है AC कंट्रोल में रहती है, तो लगातार पंखा चलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, वैज्ञानिक अध्ययन में ये इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें आपको कुछ नोट्स में जो सूत्र मैंने समझाए थे, इनको जरा सिंपल तरीके से समझना है। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2। इसमें हम C1 C2 एलसीएम लेंगे तो C2 प्लस C1, C बराबर निकालेंगे तो दोनों का उल्टा हो जाएगा, C1 C2 बटे C1 धन C2। आपको ये याद रखना है शॉर्ट में कि दो संधारित्र जब उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसकी तुल्य धारिता बराबर होती है पहले की धारिता गुणा दूसरे की धारिता बटे पहले धन दूसरे की धारिता, C1 × C2 बटे C1 धन C2। और समांतर क्रम में ये होता है C बराबर C1 धन C2। इसके प्रतिरोध के लिए याद रखा जाए तो ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध के लिए समझा जाए तो प्रतिरोध का ये समांतर का सूत्र होता है। समांतर का होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। और ये श्रेणी का होता है, प्रतिरोध की श्रेणी का होता है, श्रेणी का होता है R बराबर R1 धन R2। तो यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, समझें, तो ये होता क्या, तो आपके समझ में आएगा, जिससे कि आप संधारित्र और प्रतिरोध के न्यूमेरिकल में गलती ना कर लें। तो समांतर में ये हो जाएगा, मैंने आपको याद ऐसे रखना है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से प्रतिरोधों के समांतर क्रम का सूत्र होता है, क्योंकि प्रतिरोध के समांतर क्रम का भी होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 और संधारित्र के श्रेणी क्रम का होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम का सूत्र उसी प्रकार का होता है जैसे प्रतिरोधों के समांतर क्रम का होता है। अब संधारित्र के समांतर क्रम का होता है C बराबर C1 धन C2, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का होता है R बराबर R1 धन R2। तो ये हुआ संधारित्रों के समांतर क्रम का सूत्र उसी प्रकार का होता है जैसे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का होता है। तो ये दिमाग में याद रखना है। अब मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ बच्चों। ये प्रश्न है,
यहाँ पर C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 2 माइक्रोफैरड है और C5 5 माइक्रोफैरड है। ये चित्र है, थोड़ा क्रिटिकल है, कठिन है। इस तरह के 3-4 सवाल लगा होके आप तब समझ में ज़्यादा आएगा। फिलहाल समझाता हूँ, इसको बार बार रिपीट करना। ये C1 है, ये सवाल में दिया है, कई बार परीक्षा में आया है, इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं। C1 C2 C3 C3 है, ये दिए है। और इसके नीचे दिया है यदि बिंदु P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है P और Q के बीच, ये Q बिंदु है, इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है यदि इनके बीच में 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, यानी P और Q के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको जरा समझाता हूँ, समझने का प्रयास करूँ। ये बिंदु P हुआ, देखिए ध्यान से। P का ये जो सिरा है, ये एक C1 की पहली प्लेट से जुड़ा है और C3 की पहली प्लेट से जुड़ा है। तो देखो P के सिरे को C1 की पहली प्लेट से जोड़ दिया और C3 की भी पहली प्लेट से जोड़ दिया। C1 की जो दूसरी प्लेट है ये C5 से जुड़ी है और C2 से भी जुड़ी है। तो C1 की जो दूसरी प्लेट है ये C5 से भी जुड़ी है और C2 से भी जुड़ी है। C3 की जो दूसरी प्लेट है ये देखो C5 और C4 के जहाँ जंक्शन है वहाँ पर जुड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जंक्शन है दोनों के, यहाँ पर C5 जुड़ा है। जो ये जो जंक्शन है C1 और C5 की जो जंक्शन है, यहाँ पर एक C2 जुड़ा है और C2 आगे जाकर के Q पर जुड़ जाता है। देखो C2 की दूसरी प्लेट जाकर के Q पर जुड़ जाती है। C5 का जो जंक्शन है ये वाला, माने Y पॉइंट जिसे हम कहेंगे, जैसे हम कहें तो ये सवाल में तो नहीं दिया था, पर हम मान लें ये X हो जाएगा, ये Y मान लो हम समझने के लिए मान लेते हैं। तो ये X बिंदु हुआ, ये Y बिंदु हुआ। तो Y का संबंध C4 से है और ये जुड़ा है। आपको अभी समझाया था कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का चित्र ये है या नहीं है। इसको समझने के लिए ये समझना है C1/C2 बराबर C3/C4 है, बिल्कुल है। C1 का मान, सबका मान 2 है, तो ये क्या है 2/2 बराबर 2/2 है, माने ये बटे ये बराबर इसके बटे इसके है। C1/C2 बराबर C3/C4 के है। इसलिए यह चित्र एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है। संतुलित व्हीटस्टोन का चित्र है, इसलिए X व Y के बीच, X व Y के बीच विभवांतर शून्य होगा और जब विभवांतर शून्य होगा तो जब संधारित्र में कोई बैटरी लगी ही नहीं है तो उसका उपयोग ही नहीं है। इसीलिए C5 को उपेक्षणीय मानेंगे। C5 को क्या मानेंगे? उपेक्षणीय मानने। जब आप उपेक्षणीय मानेंगे तो ये चित्र 2 बन जाएगा। चित्र 2 ये होगा चित्र 1। तो आप इतना समझ गए, इसका ये चित्र 1 हो गया। अब हमने ये समझ लिया कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है, इसलिए उपेक्षणीय मान लिया। अब इसमें हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो C1 C2 श्रेणी क्रम में है। C1 C2 श्रेणी, अभी तो मैं सूत्र समझाया था, श्रेणी क्रम का होता है C बराबर C1 C2 बटे C1 धन C2। श्रेणी क्रम में का तुल्य की तुल्य धारिता C बराबर C डैश लिखेंगे, C1 C डैश बराबर क्या C1 गुणा C2 बटे C1 धन C2, माने 2 गुणा 2 बटे 2 धन 2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। और C3 C4 भी श्रेणी क्रम में है, C3 C4 भी श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर C3 गुणा C4 बटे C3 प्लस C4। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बटे 2 धन 2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब कल तो मैं समझाया था, इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आई, इसकी भी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आई। इसीलिए C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में होंगे।
इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में है तो इसकी तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड बराबर 2 माइक्रोफैरेड। अब ये चित्र हो गया, इसकी तुल्य धारिता कितनी हो गई? 2 माइक्रोफैरेड। अब हमें निकालना है क्या? संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितनी की बैटरी लगी है? 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। देखो इस चित्र में ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब हमें आवेश की गणना करनी है। आवेश की गणना कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ये जानते हो। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए PXQ समान होता है, इसीलिए VPXQ का मान बराबर होगा VPYQ बराबर 10 वोल्ट। ये होगा, यानी इसके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। C1 C2 श्रेणी क्रम में है। C1 C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो आवेश Q बराबर हो जाएगा CV से Q बराबर हो जाएगा, इसकी जो तुल्य धारिता आई थी C1 C2 की C1 डैश आई थी, V है 10, C1 C डैश C1 डैश नहीं C डैश, इसकी आई थी 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड गुणा 10 वोल्ट बराबर 10। अब माइक्रो जरूर लिखेंगे, आवेश का मात्रक होता है कूलम, 10 माइक्रो कूलम। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। आवेश समान होता है, इसलिए C1 व C2 प्रत्येक पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। इसी प्रकार C3 व C4 पर कुल आवेश निकालें। Q बराबर C3 और C4 की तुल्य धारिता। C3 और C4 की तुल्य धारिता आई थी C डबल डैश, और ये V C डबल डैश का मान था 1 माइक्रोफैरेड और V का मान 10 बराबर 10 माइक्रोकूलम। C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है, भी श्रेणी क्रम में है, इसीलिए C3 और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है।